हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा कि भाई जो ब्लड है उसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ब्लड खुद एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है और अगर हम इसके कंपोजिशन को देखें तो ब्लड का 55% पार्ट जो ज़्यादा पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स, लिक्विड पार्ट है जिसको कि आप प्लाज्मा कहते हैं, एंड 45% ब्लड में होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जिनको आप सिंपली ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तीनों ही सेल्स को डिटेल में हमने पढ़ा, किसका कितना अमाउंट है। मोस्ट अबंडेंट सेल की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में मोस्ट अबंडेंट बात करें तो न्यूट्रोफिल, सबसे कम नंबर है बेसोफिल का, और प्लेटलेट काउंट जो है वो लगभग 1.5 से 3.5 लाख के बीच में होता है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स, इन तीनों के फंक्शंस वगैरह हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो नीट में कोई भी क्वेश्चन अगर ब्लड सेल से, ब्लड प्लाज्मा से आता है तो गलत नहीं होना चाहिए ना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बच्चों, वैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, बट स्टिल जो भी इतनी सारी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें, रिटेन करें, तब जाके इसको नीट के लिए आप मानेंगे कि हाँ भाई हमारा ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया है। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को पढ़ा। जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, उसके बंद होने को कहते हैं क्लॉटिंग। ओके, उसके लिए हमारे ब्लड में ऑलरेडी 13 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इंजर्ड टिश्यू कुछ फैक्टर सिक्रीट करके इन फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है एक कास्केड मैकेनिज्म की फॉर्म में, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके फैक्टर स्टिमुलेट होते जाते हैं एंड फाइनली उससे क्लॉट बन जाता है विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई 13 के 13 फैक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो शुरू के 4 फैक्टर्स हैं उनके नाम एनसीईआरटी में हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द फिब्रिनोजन, सेकंड इज द प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट्स और टिश्यू सिक्रीट करते हैं, एंड फोर्थ वन इज द कैल्शियम। तो इन्हीं चारों का नाम एनसीईआरटी में, तो आप तो मेनली इन्हीं चारों को याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बाद अब हम ब्लड के टॉपिक में ही एक और सब टॉपिक कवर करते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ओके, आपने हमेशा सुना है कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ये है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, सुना है इस तरह के टर्म्स। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कैसे ये डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव यानी एक तरह से 8 तरह के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न टुडे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट। वैसे तो हम सभी का ब्लड एक जैसा ही है, वही रेड कलर का है, वही कंपोजिशन है, बट फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ा दो। प्रॉपर टेस्ट के बाद ही, मैचिंग के बाद ही, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ट्रांसफ्यूजन मतलब एक का ब्लड दूसरे को चढ़ाना, तो यू नो पहले ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सबके ब्लड में कोई डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो है बच्चों एक्चुअली हमारे ब्लड ग्रुप्स में, और ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन से। अब तुम कहोगे ये एंटीजन्स क्या होते हैं भाई, तो मैंने तुम्हें कई बार इन जनरल बताया है कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं, नॉट ओनली हमारी, दुनिया में जो भी सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो फंजाई की सेल हो, प्लांट की सेल हो, एनीथिंग, सारी सेल्स के पास एक आईडी कार्ड होता है जिसको आप कहते हो एंटीजन। सेल्स की सरफेस पर हमने पढ़ रखा है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो एंटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं, वो सेल की पहचान है, सेल का आईडी कार्ड है। ठीक है, और ये जो एंटीजन्स हैं वो हर बॉडी के सॉफ्टवेयर में, इम्यून सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर कभी भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आया, कोई बैक्टीरिया आया, इवन वायरस भी, ध्यान रखना कि वायरस के पास सेल नहीं होती, बट वायरस के स्ट्रक्चर में उसके सरफेस पर एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, तो तुरंत हमारे सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि भाई ये तो अपना एंटीजन नहीं है, इस पर अटैक करो, और उस एंटीजन को मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, विच इज आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। लास्ट सेशन में ही पढ़ा हमने, कौन सी सेल्स बनाती हैं, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप, बी लिम्फोसाइट्स। अब याद रहेगा, तो जब भी कभी एंटीबॉडी पढ़ो हमेशा याद आना चाहिए कि यार एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह की प्रोटीन्स हैं, कौन सी प्रोटीन है वो भी पढ़ चुके हैं हम, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, ओके, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह काम करता है इम्यून सिस्टम में। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्लड ग्रुप्स में भी आपको समझना है। भाई सीधी सी बात है कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के साथ यू ऑल नो उसमें आरबीसीज हैं, है ना।
तो आरबीसीज भी तो सेल ही हैं, तो इनकी सरफेस पे भी कोई ना कोई एंटीजेंस होगा। तो जब ह्यूमन ब्लड को स्टडी किया, एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, ये जो ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये लैंडस्टीनर ने दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी में नाम नहीं है साइंटिस्ट का, तो चांसेस कम है पूछने के। तो लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप्स मतलब ब्लड को स्टडी किया, ह्यूमन ब्लड को, तो उन्होंने देखा कि हम सभी जितने भी दुनिया में ह्यूमंस हैं, सबकी आरबीसीज पर दो तरह के एंटीजेंस हैं। कौन से दो तरह के एंटीजेंस हैं? एक का नाम है एंटीजन ए और दूसरे का नाम है एंटीजन बी। बट इनके प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सब में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। उन्होंने क्या देखा कि कुछ ह्यूमंस में तो क्या था, आरबीसीज पर ओनली ए एंटीजन था। जितनी भी आरबीसीज हैं बॉडी में, सिर्फ उस पर ए, उसका आईडी कार्ड है ए एंटीजन। कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं या कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जिनकी आरबीसीज पर सिर्फ बी एंटीजन है। जैसे मान लो इसमें खूब सारी आरबीसीज हैं, तो इस पर जितने भी एंटीजन है ना, सारे ए हैं, जितने भी हैं सारे ए। दूसरे केस में आरबीसीज पर जितने भी एंटीजेंस हैं सारे, उन सबको नाम दे दिया सेकेंड टाइप को बी एंटीजेंस, ठीक है। इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस जैसे उन्होंने सब नाम दे देते ना एक्स वाई जेड, तो वैसे ए बी सी डी इस तरह से, तो ए और बी। एक केस उन्होंने ऐसा देखा जिसमें आरबीसीज पर ए एंटीजन भी है एंड बी एंटीजन भी है, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट थे, बोथ ए एंड बी। और कुछ केस ऐसे भी थे जहां पर ह्यूमन ब्लड की आरबीसीज पर एंटीजन थे ही नहीं। आरबीसीज आर एंटीजेंस फ्री, यानी इनके पास जो आईडी कार्ड है आरबीसीज के पास, उनमें ए और बी एंटीजन नहीं है। कुछ और हो तो बात अलग है, लेकिन ए और बी एंटीजेंस तो इन आरबीसीज पर नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई, कंक्लूड किया कि इसका मतलब ह्यूमंस में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। जिनके पास सिर्फ ए एंटीजन है उसको नाम दे दो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन्स हैं ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर एक भी एंटीजन नहीं है, निल, तो जीरो नहीं, दिस इज ओ ब्लड ग्रुप। जीरो की तरह बट पढ़ने में ABCD के अकॉर्डिंग ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। समझ में आई क्या? पहले तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एंटीजन्स क्या हैं? एंटीजन्स होते हैं कुछ शुगर पॉलीमर्स या कुछ केसेस में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है हमारे ब्लड के एंटीजन्स? ये प्रेजेंट है हमारी आरबीसी की सरफेस पर। तो इस टेबल में हम लिख सकते हैं कि लिखा हुआ है इवन कि एंटीजन्स कहाँ होते हैं? आरबीसीज पर, आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो एंटीजन्स है ना, इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसमें ए एंटीजन है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ IA मतलब जो ए बनाने वाला जीन है, एलील है, वो प्रेजेंट है। इसमें बी है, इसमें दोनों है IA और IB, यहाँ पर रेसेसिव II है इसलिए, ठीक है। बट जेनेटिक्स का अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ओके। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा यार एंटीजन्स हैं तो क्या कोई एंटीबॉडीज भी पहले से प्रेजेंट हैं क्या इनके ब्लड में? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कभी कोई फॉरेन एंटीजन आता है नॉर्मली, तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। पहले से एंटीबॉडी की तो कोई खास जरूरत ही नहीं होती। तो लेकिन उन्होंने ब्लड ग्रुप्स में क्या देखा कि ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ना, ब्लड में प्लाज्मा भी तो है बच्चों, ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है विच इज पेल येलो, या जिसको हल्का मतलब कलरलेस या पेल येलो याद रख लो आप, तो इस प्लाज्मा वाले पार्ट में नेचुरल एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट थी पहले से, बिना कोई रिएक्शन हुए, बिना कोई फॉरेन एंटीजन के आए, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज हमेशा ह्यूमन ब्लड में होती हैं। पर तुम सोचो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है यानी उसकी आरबीसीज पर ए एंटीजन है, तो क्या उसके ब्लड में ए एंटीबॉडी हो सकती है? हमेशा याद रखो कि सेम एंटीजन की सेम एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और जो सेल्स हैं वो मर जाएंगी। तो अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो उसके पास नेचुरल एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी क्या? नेवर। उसके पास स्मॉल ए नहीं होगी, उसके पास स्मॉल बी हो सकती है। एंटीबॉडीज को या तो स्मॉल बी से मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली ए की एंटीबॉडी एंटी ए, बी की एंटीबॉडी एंटी बी, ठीक है। तो अगर दो तरह के एंटीजन्स हैं तो इनकी दो तरह की एंटीबॉडीज भी हैं, है ना। इनको या तो स्मॉल लेटर से लिख देते हैं या एंटी ए और एंटी बी। एनसीईआरटी में हर जगह एंटी ए एंटी बी है, तो आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन तो ए होगा, बट क्या उसमें एंटी ए एंटीबॉडी हो सकती है क्या? नेवर। अगर हुई तो वो अपनी ही आरबीसीज पर अटैक कर देंगी। तो जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। ए ब्लड ग्रुप वालों में एंटी बी होती है, बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटी ए होती है। ये बात भी समझ में आ गई क्या? नीट में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, ओके। तो एंटीबॉडीज क्या है भाई? एंटीबॉडीज हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, एक तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
आरबीसी पर मत कर देना, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज हमेशा प्लाज्मा में होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज को बनाकर कहाँ डालती हैं, ह्यूमर, ह्यूमर यानी लिक्विड, लिक्विड यानी प्लाज्मा में, इसलिए तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं एंटीबॉडीज के लिए। ठीक है, तो तुम मुझे सोच के बताओ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी उसके ब्लड में एंटीजन्स तो दोनों हैं, तो दोनों एंटीबॉडीज डाल दें क्या हम, दोनों ही एंटीजन मर जाएंगे और आरबीसीज खत्म हो जाएंगी? नहीं, तो वहां पर आपको एंटीबॉडीज करनी है निल। और अगर कोई ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन्स ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज के मजे हो गए, तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंटी ए एंटी बी। ठीक है क्या, बात समझ में आ गई? लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, दे आर नेग्लिजिबल इन अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती हैं, ये नेग्लिजिबल है। दीज आर द नेचुरल एंटीबॉडीज जो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। सिर्फ अगर कभी भी कोई गलत ब्लड ग्रुप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा ना, तो इनका नंबर बढ़ेगा, तो इम्यून सिस्टम हमारी बी लिम्फोसाइट्स खूब सारी एंटीबॉडीज बनाएंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मेनली अगर हमें याद रखना है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं एंटीजेंस पर, ना कि एंटीबॉडीज पर, वरना सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप जो भी चीज़ें सीखोगे वो एंटीजेंस के बेस पर सीखनी है आपको। बस एंटीबॉडीज पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने पहले से लिख लिया कि कौन कौन सी नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इस पर अभी हम आगे आएंगे, पहले इतना पार्ट कवर करते हैं एनसीईआरटी से। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, तो उसमें हमको दो ग्रुपिंग समझनी है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। आरएच से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है, उस पर भी बाद में जाएंगे। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द, देखो क्लियरली लिखा है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। व्हाट इज एंटीजन? केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस, एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर द केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि एंटीजन वो केमिकल्स हैं जो किसी फॉरेन बॉडी में जाकर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करें। कोई भी गलत एंटीजन, फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा उस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये सरफेस एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट हैं बच्चों? ये प्रेजेंट हैं आरबीसीज पर, और इनके नाम क्या रख दिए गए? एक का नाम है एंटीजन ए, दूसरे का नाम है एंटीजन बी। तो ऐसे मत समझना कि चार तरह के ब्लड ग्रुप में चार तरह के एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन्स तो दो ही तरह के हैं, उनके बेसिस पर ब्लड ग्रुप चार तरह के हैं। ए बी दोनों साथ में हैं तो ए बी, और दोनों में से एक भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली जैसे एंटीजन है वैसे ही सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, प्लाज्मा की बात हो रही है, अब देखो प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। नेचुरल वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये एंटीबॉडीज किसी फाइटिंग के दौरान नहीं बन रही हैं, ये अब पहले से प्रेजेंट हैं, बाय बर्थ ब्लड में प्रेजेंट हैं। तो नेचुरल एंटीबॉडीज, एंड व्हाट इज एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज होती हैं प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। एंटीजन्स के अगेंस्ट बनने वाली आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो कि कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी एंटीबॉडी है बी लिम्फोसाइट बनाएगी। नाउ इसमें लिखा नहीं है क्या, तो तुम यहाँ पर लिख लो, एंटीबॉडीज का नेचर तो लिख दिया इन्होंने, बट एंटीजन्स का केमिकल नेचर नहीं लिखा। पूछ लेते हैं कई बार, तो एंटीजन कौन से केमिकल्स हैं? या तो ये शुगर पॉलीमर्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी एंटीजन्स की तरह एक्ट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। पर एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन ही होती है। ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड इज गिवन इन टेबल, पढ़ लिया हमने। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। द ब्लड of a donor has a carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion। क्यों? क्योंकि अगर गलती से गलत ब्लड चढ़ा दिया तो पता है क्या होगा? There will be severe clumping of RBCs। जैसे ही RBCs पर एंटीबॉडीज का अटैक होगा ना तो RBCs मरने लगेंगी, और डेड RBCs बच्चों फ्लो नहीं करती हैं, डेड RBCs एक दूसरे से चिपक जाती है, उनकी क्लम्पिंग हो जाती है और वो मर जाती हैं, और ब्लड उन्हें स्प्लीन में डालकर आ जाता है। और अगर इतनी तेजी से आरबीसीज डैमेज होंगी हमारी तो फिर तुरंत बॉडी में रिएक्शंस होंगी, बॉडी में उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? CO2 कौन निकालेगा? तो मतलब अगर गलत ब्लड चढ़ा दिया ना तो इट विल लीड टू डेथ। अगर आरबीसीज खूब सारी क्लम्पिंग हो रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं जगह जगह कैपिलरीज को, तो ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, इट मे लीड टू डेथ। ठीक है, तो
तो हमेशा ध्यान रखना, मिसमैच ब्लड अगर चढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, हाईलाइट कर लो, उसकी वजह से क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होने लगता है विच ब्लॉक द कैपिलरीज। ठीक है, तो भाई कैसे डिसाइड होता है कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ाना है? तो देखो मैं इसके लिए तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, बहुत आसान सा है। सारी जो कहानी है वो डिपेंड करती है एंटीजेंस पर। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि एक ब्लड ग्रुप है ए जिसको कि ब्लड चाहिए, ये रेसिपिएंट है मान लो, ठीक है, तो कौन कौन इसके लिए डोनर बन सकता है? अगर मैं एक ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड इसको चढ़ाऊं तो बताओ कोई रिएक्शन होगी क्या बॉडी में? इसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में कौन रजिस्टर्ड है? ए एंटीजन को ये पहचानता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप आया तो वो ए एंटीजेंस को ही तो लाया है, कोई बात नहीं, वेलकम है, जानता है वो, उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा किसी और का ब्लड है, क्योंकि आरबीसी की पहचान क्या है? उनके एंटीजन, और ये ऑलरेडी ए एंटीजेंस को पहचानता है। तो सेम ब्लड ग्रुप वाला तो हमेशा अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड दे ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब सोच के बताओ, अगर एक बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर बन जाए तो क्या ए को ब्लड दे सकते हो? बताओ, अगर ये आएगा तो इसकी बॉडी में कौन से एंटीजेंस आएंगे? बी, उसको इसका इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन समझेगा, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा, अटैक कर देगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो नेवर, बी ब्लड ग्रुप वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता। अब सोचना, ए बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दूं क्या मैं इसको? ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब इसके ब्लड में आरबीसी पर दोनों एंटीजन बैठे हैं बच्चों, ए एंड बी, तो जैसे ही ये ब्लड इसकी बॉडी में जाएगा तो ए को तो पहचान लेगा, लेकिन बी को तो नहीं पहचानता ना रेसिपिएंट, तो अल्टीमेटली आरबीसी पर अटैक तो होगा ही होगा, तो ए बी का ब्लड भी आप नहीं दे सकते। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट ओ? अगर हम ओ ब्लड ग्रुप को डोनर बना दें तो ज़रा सोचो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन है? एंटीजन, एंटीबॉडीज़ को नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, नेग्लिजिबल है वो, हम एंटीजन्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ओ में तो निल है, एंटीजन्स है ही नहीं। तो अगर ये ब्लड इसकी बॉडी में चला भी गया तो इसकी बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फॉरेन एंटीजन ही नहीं है, आराम से ये ब्लड इसकी बॉडी में जाकर जो काम करना है वो करेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप बच्चों एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजेंस नहीं होते, और क्योंकि कोई एंटीजेंस नहीं होते तो आप ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी को भी इमरजेंसी के टाइम पर चढ़ा सकते हो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे बाद में आएंगे हम, अभी हम सिर्फ ए बी एंड ओ इन सब की बात कर रहे हैं। ओके, तो ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड आप आराम से क्या कर सकते हो? किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हो, ना सिर्फ ए बल्कि आप दूसरों में देखो। अब मान लो रेसिपिएंट है बी, अब बी को जरूरत पड़ गई भाई ब्लड की, तो बी को कौन कौन ब्लड देगा देखें जरा? ए देगा क्या? नेवर। सेम कॉन्सेप्ट, बी देगा क्या? बिल्कुल, अपनों की मदद तो करनी ही करनी है। ठीक है, ए बी देगा क्या? सोच के बताओ। अब तुम कहोगे मैम हाँ बी पहचान तो लेगा, क्या दिक्कत है, पर ए को तो नहीं पहचानेगा ना, ये तो रिएक्शन हो जाएगी, तो ये भी नहीं देगा। और ओ तो सबको देता है, वो सबसे मददगार ब्लड ग्रुप है ना, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको, किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तुरंत ओ ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके। ए बी को जरूरत पड़ गई भैया ब्लड की, ए बी देखो कितना शैतान है, किसी को भी ब्लड नहीं दे रहा था ना, तो देखते हैं ए बी को जब ब्लड की जरूरत पड़ी, यानी ए बी जब रेसिपिएंट बना तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है। ठीक है, देखना जरा, ए से ब्लड दें क्या? आप ध्यान से देखो, ए बी का ब्लड ए को देना था, जब ए बी को डोनर मान रहे थे तुम और ए को रेसिपिएंट मान रहे थे तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ए डोनर है और ए बी रेसिपिएंट है तो तुम सोच के बताओ कि ए ब्लड ग्रुप इसकी बॉडी में गया, क्या इस रेसिपिएंट की बॉडी ए एंटीजेंस को पहचानती है, इम्यून सिस्टम पहचानता है? बिल्कुल पहचानता है। तो क्या वो आरबीसीज पर अटैक करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? जो भी नया ब्लड आ रहा है उसमें ए एंटीजेंस ही तो आ रहे हैं, तो इसका इम्यून सिस्टम तो पहचानता है ना। ऐसा मत सोचना कि मैम बी अटैक कर देगा, अटैक ए और बी थोड़ी ना कर रहे हैं, अटैक तो इम्यून सिस्टम कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम ए को नहीं पहचानता तो अटैक करता, तो ए को तो पहचानता है, वो वेलकम करेगा उस ब्लड का, तो ए आराम से इसको ब्लड दे सकता है। सेम कॉन्सेप्ट बी पर लग जाएगा क्या? जब बी को ब्लड की जरूरत थी तो ए बी का ब्लड नहीं दे सकते थे आप, क्योंकि बी की बॉडी ए को नहीं पहचानती थी, लेकिन ए बी को जरूरत है तो बी का ब्लड दे सकते हो क्या? ए बी की बॉडी तो बी को भी पहचानती है ना, तो आप उसका ब्लड भी दे सकते हो, और खुद से तो ले ही सकते हैं, तो ए बी से तो ले ही सकता है, और ओ तो सबको देता है, बड़ा मददगार ब्लड ग्रुप है। तो
ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप हुआ जो सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या इसके पीछे क्यों? क्योंकि ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे एंटीजेंस को पहचानता है, ए को भी पहचानता है, बी को भी पहचानता है। ए का ब्लड चढ़ा दो, बी का चढ़ा दो, ए बी का चढ़ा दो, ओ का चढ़ा दो, तो जिसकी बॉडी सारे एंटीजेंस को पहचानती है उसमें आप किसी का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अब ओ को जरूरत पड़ गई है बच्चों ब्लड की, अब बताओ क्या करें? अब की बार बन गया है ओ रेसिपिएंट। देखो जरा कितनी प्रॉब्लम आएगी इस बेचारे को। ओ अगर रेसिपिएंट है तो ओ का इम्यून सिस्टम ना ए को पहचानता है ना बी को पहचानता है, इसमें तो नील है ना एंटीजेंस। तो क्या मैं ए का ब्लड इसको दे सकती हूँ? नेवर। क्या बी का ब्लड दे सकते हैं? नेवर। ए बी का दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ओ किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता सिवाय अपनों के। तो ओ मदद तो सबकी करता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, ओ से तो बट ऑब्वियस लेगा ही लेगा। ठीक है ना? तो अगर कभी ओ ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की जरूरत पड़ जाए ना तो वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से ही ब्लड ले सकते हैं और किसी से भी नहीं। रटना नहीं है, समझ के पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, तो ओ ले तो किसी से नहीं सकता बट दे सबको सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये यहाँ भी डोनर है, ये यहाँ भी डोनर है, हर जगह डोनेट कर रहा है ये अपना ब्लड। तो आप में से जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है वो बड़ा दिल वाला है ना, वो हर जगह ब्लड देने को तैयार है, डोनर है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, उनके इस बात में तो बड़े मजे हैं कि वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो ए बी किसी की भी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ब्लड ग्रुप से आपका नेचर डिसाइड होता है, वो अलग चीज़ है, वो तो कौन किसकी मदद करता है दैट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी ब्लड ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको हमेशा एंटीजन से याद रखना है। ये किस बात पर डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा रेसिपिएंट की बॉडी पर, है ना, डोनर की बॉडी पर नहीं, रेसिपिएंट की बॉडी पर। कि अगर रेसिपिएंट की बॉडी जिन एंटीजेंस को पहचानती है उन एंटीजेंस वाला ब्लड तो ले लेगी, लेकिन जिनको नहीं पहचानती उनका ब्लड नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका इम्यून सिस्टम सिर्फ बी को पहचानता है, तो वो बी से ब्लड ले लेगा, ए से नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके ब्लड में एंटीजन ए भी आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ओ से तो सभी ले सकते हैं क्योंकि ओ में एंटीजेंस हैं ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। इसमें भी कोई रटने जैसी चीज़ नहीं है कि कौन रेसिपिएंट है और कौन डोनर है। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो बताओ, ए के लिए डोनर ब्लड ग्रुप कौन हुए? खुद ए एंड ओ। बी के लिए कौन हुए? खुद बी एंड ओ। ए बी सबसे ले सकता है, चारों से, और ओ बेचारा किसी से नहीं ले सकता सिवाय खुद के यानी ओ से। ठीक है, और ऐसे ही रेसिपिएंट्स के अकॉर्डिंग पूछ लें तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट, हाईलाइट कर लो, दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू एनी अदर ब्लड ग्रुप, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। वाइल ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन with any other group, that's why it is called universal recipient। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ में आ गया क्या? चलो भाई, यहाँ तक की कहानी तो लैंड स्टीनर ने सुलझा दी है। छोटा सा 4 ब्लॉक्स बना लेना अपने यहीं इस टेबल के साइड में, जिससे कभी भी रिवाइज करो तो फटाफट समझ में आ जाए। ओके, अब जब लैंड स्टीनर ने ये पूरी गुत्थी सुलझा दी कि भाई कैसे ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, इससे पहले आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है, तो काफ़ी हद तक तो चीज़ें सॉल्व हो गई। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हो रहे थे जिसमें रिएक्शंस हो रही थी कि अगर ए का ब्लड ए को ही चढ़ाया या ओ का ब्लड ओ को ही चढ़ाया तो भी रिएक्शंस हो रही थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने और रिसर्च की, लैंड स्टीनर ने ही और रिसर्च की, रीजस मंकीज़ के ग्रुप पर रिसर्च की। और रीजस मंकीज़ में उन्होंने क्या देखा कि रीजस मंकीज़ के ब्लड में जो आरबीसीज थी ना बच्चों, उन आरबीसीज पर एक डी एंटीजन प्रेजेंट था, एक और एंटीजन प्रेजेंट था जिसको उन्होंने डी एंटीजन कहा, या सिंपली रीजस मंकीज़ के उसमें RH फैक्टर कह दिया। या तो इसको कहते हैं एंटीजन डी या फिर इसको कहते हैं RH फैक्टर। आपकी बुक में डी एंटीजन कहीं नहीं लिखा है तो आपसे मेनली RH एंटीजन पूछा जाएगा। ठीक है,
और जब उन्होंने ह्यूमन ब्लड को रीजस मंकी के ब्लड से कंपेयर किया तो उन्होंने देखा सेम ऐसा ही एंटीजन हमारी आरबीसीज पर भी था जो मिस हो गया था पहले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो RH फैक्टर है ये भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले इस RH फैक्टर को भी चेक करना पड़ेगा कि किसमें है और किसमें नहीं। तो जिसमें ये RH फैक्टर है उनको कहते हैं पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उनको कहते हैं नेगेटिव। ये भी एक एंटीजन ही हुआ आरबीसी की सरफेस पर, जिनमें है वो पॉजिटिव पर्सन्स हैं, जिनमें नहीं है वो नेगेटिव पर्सन्स हैं। और जब पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्टडी की गई तो ये देखा गया कि 80% ह्यूमन्स RH पॉजिटिव ही होते हैं। शायद इसलिए लैंड स्टीनर से पहली रिसर्च में ये पकड़ में नहीं आया, उनको लगा सब में ही है लगभग, ठीक है। लिखा हुआ है ये बात कहीं पर, ये रहा कि नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स RH पॉजिटिव है, ठीक है। सिर्फ रिमेनिंग जो 20% लोग हैं दुनिया में वो ही RH नेगेटिव हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आया क्या। अब इसमें एक और चीज़ सुनना कि मैं आपको कह रही हूँ कि हर एंटीजन की एक एंटीबॉडी होती है जो तब बनती है जब फॉरेन एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर हम RH फैक्टर को एंटीजन D बोलें कि ये भाई D एंटीजन है, तो फिर इसकी एंटीबॉडी को एंटी D या एंटी RH बोल दें क्या, एंटी RH एंटीबॉडी बोल दें क्या, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब दो तरह के लोग हैं अगर दुनिया में, एक ग्रुप तो है RH पॉजिटिव पर्सन्स का और एक ग्रुप है RH नेगेटिव पर्सन्स का। तो RH पॉजिटिव में एंटीजन कौन सा है, RH प्रेजेंट है और यहाँ पर RH एब्सेंट है। और एंटीबॉडीज का क्या केस है, जो नेचुरल एंटीबॉडी है ना इसकी एंटी RH, वो इसमें तो हो नहीं सकती। अगर इसमें एंटी RH हुआ तो इसको मार देगी। तो यहाँ तो एंटी RH क्या है, एब्सेंट है। बट जैसे हम O ब्लड ग्रुप में कह रहे थे ना कि O ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन एक भी नहीं होता तो एंटीबॉडी दोनों होती है। तो वैसे हमें ऐसा कहना चाहिए ना कि जिसके पास RH एंटीजन नहीं होता उसके पास एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, यही कहना चाहिए ना हमको। बट नहीं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि RH की नेचुरल एंटीबॉडीज होती ही नहीं हैं। इस RH फैक्टर की नेचुरल एंटीबॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सिर्फ तो तभी एंटीबॉडीज बनती हैं जब कोई गलत ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ब्लड ग्रुप एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, वरना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि ये अभी आगे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट एक डिसऑर्डर समझने में, कि नेचुरल एंटीबॉडीज ऑफ RH antigen are not present in blood। किसी भी ब्लड में, चाहे वो पॉजिटिव पर्सन हो चाहे वो नेगेटिव पर्सन हो, एंटीजन्स तो पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस हैं, लेकिन एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं होती RH की, ठीक है क्या। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि क्या अब मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखना है ना, RH कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। कंपैटिबिलिटी समझते हो ना कि कौन किसके लिए कंपैटिबल है, किसका ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है। तो अगर मुझे RH कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे बताओ RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को दे सकते हैं क्या। अगर RH पॉजिटिव को मैं डोनर बना दूं और एक नेगेटिव पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है, अभी वो सब भूल जाओ, ABO वो तो कर ली हमने पहले ग्रुपिंग, वो तो हमने चेक कर लिया। अब मान लो हम कह रहे हैं कि एक A पॉजिटिव पर्सन A नेगेटिव पर्सन को ब्लड दे सकता है क्या। तो देखो ज़रा, पॉजिटिव पर्सन डोनर है, नेगेटिव पर्सन रेसिपिएंट है, तो हमें किसका इम्यून सिस्टम देखना है, रेसिपिएंट का। क्या रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम RH एंटीजेंस को पहचानता है, नहीं, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। तो अगर मैंने ये वाला ब्लड इसकी बॉडी में भेजा तो इसका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा ना, एंटी RH ही बनाएगा। एंटी RH पहले से नहीं होती बट इम्यून सिस्टम तो बना सकता है ना जब अटैक होगा तब। तो यस, RH नेगेटिव का इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा और RBCs की क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव पर्सन का ब्लड आप एक नेगेटिव पर्सन को नहीं चढ़ा सकते, यानी A पॉजिटिव A नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है क्या। O पॉजिटिव भी O नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता एंड B पॉजिटिव भी B नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इवन किसी में भी देख लो, जैसे यहाँ पर अगर आप कह रहे हो कि यार AB जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है ना, बट अगर AB नेगेटिव है तो AB नेगेटिव को A पॉजिटिव ब्लड नहीं देगा, B पॉजिटिव भी ब्लड नहीं देगा।
AB पॉजिटिव भी ब्लड नहीं देगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव बंदा नेगेटिव बंदे को ब्लड नहीं दे सकता। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं ज़रा, कि अगर हम कह रहे हैं कि डोनर RH नेगेटिव है, हमने बाकी सारे ब्लड ग्रुप चेक कर लिए हैं, ABO वगैरह, और इसका ब्लड एक पॉजिटिव पर्सन को चढ़ाना है, तो सोच के बताओ पॉसिबल है क्या? फटाफट बताओ। अब इसके इम्यून सिस्टम से पूछो, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम RH एंटीजेंस को पहचानता है? बिल्कुल पहचानता है। तो नेगेटिव वाला ब्लड, जैसे O का ब्लड आप किसी को भी चढ़ा देते थे क्योंकि O में एंटीजन नहीं था, तो RH नेगेटिव में RH एंटीजन तो है नहीं, आप आराम से दे दो पॉजिटिव की बॉडी में, क्या प्रॉब्लम है? पॉजिटिव की बॉडी किस पर अटैक करेगी? कोई एंटीजन ही नहीं आ रहा इसके साथ। ABO चेक कर चुके हैं, उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम RH को सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को ईजिली चढ़ाया जा सकता है, यानी कि A नेगेटिव A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, B नेगेटिव B पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, AB नेगेटिव AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और इसी तरह O नेगेटिव O पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। तो अगर हम AB की बात करें तो अगर बाई चांस, वैसे तो तुमसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट अगर तुमसे पूछ लें कि भाई इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, और AB की जगह एक ऑप्शन आ जाए AB पॉजिटिव और एक ऑप्शन आ जाए AB नेगेटिव, तो मुझे सोच के बताओ क्या टिक करके आओगे तुम? यूनिवर्सल रेसिपिएंट में तुमसे बोलें कि AB पॉजिटिव और नेगेटिव में से बताओ, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं दे सकते, नेगेटिव का ब्लड तो पॉजिटिव को दे सकते हैं ना। तो इसका मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ? AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि AB पॉजिटिव सारे एंटीजेंस को पहचानता है, A को, B को, RH को, तो किसी का भी ब्लड कैसे भी इसकी बॉडी में चढ़ा दो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो सारे एंटीजेंस को पहचानता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर तुमसे पूछ लें कि यूनिवर्सल डोनर में O पॉजिटिव को रखोगे या O नेगेटिव को रखोगे, तो बताओ अगेन सोचकर कि पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं दे सकते, लेकिन नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को दे सकते हो ना। इसका मतलब O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हुआ। और सोचो क्यों, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि O नेगेटिव मतलब एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके ब्लड में एंटीजेंस ही नहीं है आरबीसीज पर, ना A है ना B है और ना ही RH है, तो उसका ब्लड एंटीजन फ्री है, आरबीसी एंटीजन फ्री है, किसी में भी चढ़ा दो, ठीक है। समझ में आ गया क्या? है ना। आपको ध्यान है एक मूवी आई थी सुल्तान मूवी, उसमें ना O नेगेटिव सलमान खान की थी कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके बच्चे का, तो उसको टाइमली ब्लड नहीं मिलता तो वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि O नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। एक तो वैसे ही नेगेटिव के लोग दुनिया में बहुत कम है, उसमें से भी O नेगेटिव है ना अगर कोई, तो बहुत दिक्कत है। अगर उसका कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो O नेगेटिव को सिर्फ O नेगेटिव का ब्लड चढ़ा सकते हैं हम। O नेगेटिव को O पॉजिटिव का भी नहीं चढ़ा सकते। O पॉजिटिव तो खूब लोग हैं दुनिया में, लेकिन O पॉजिटिव क्या नहीं कर सकता? O नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकता। तो A वैसे तो नेगेटिव वाले खूब रेयर, मतलब कम है, 20% है, बट इनमें भी अगर हम देखें तो सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन है? O नेगेटिव, ठीक है ना भाई। मान लो A नेगेटिव को जरूरत है तो A नेगेटिव को पॉजिटिव वाले नहीं दे सकते, बट इसके पास ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि A नेगेटिव दे दे इसको, या इसको O नेगेटिव ब्लड दे दे, बट O नेगेटिव के पास तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव वालों से ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव, ध्यान रखना। O नेगेटिव इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, जो मदद सबकी करता है बट इसकी मदद कोई नहीं कर सकता अगर इसे ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, ठीक है। इंटरेस्टिंग था क्या ये कॉन्सेप्ट? अब लास्ट में इस कॉन्सेप्ट में ना ये जो RH ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, एक डिसऑर्डर के बारे में समझा रखा है आपको, जो कि मदर और फीटस के ब्लड के बीच में होने वाला एक इनकम्पैटिबिलिटी है। देखना, पहले हम इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लें। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या होते हैं वो समझ में आ गया। RH ग्रुपिंग में लिखा है अनदर एंटीजन दैट इज RH एंटीजन similar to one present in rhesus monkeys is also observed in majority of the humans। ये rhesus monkeys में भी है और humans में भी है। Such individuals are RH positive and जिनमें ये नहीं है उनको कहते हैं RH negative। An RH negative person if exposed to RH positive blood, यानी RH negative एक डोनर है और उसको RH पॉजिटिव की ब्लड में भेज दिया तो क्या होगा?
बताओ क्या होगा? नेगेटिव ब्लड अगर पॉजिटिव के ब्लड में भेजा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजेंस. जस्ट अ मिनट. एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड. अच्छा उल्टा लिख दिया हमने. ये कह रहा है, देखो ये स्टेटमेंट में पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, अगर हमने उसको उल्टा समझ लिया तो सारा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा. ये कह रहा है कि एक RH नेगेटिव पर्सन है, उसकी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएगी अगर वो RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया तो. इसका मतलब RH नेगेटिव को यहाँ रेसिपिएंट माना है और RH पॉजिटिव को यहाँ डोनर माना है ना. अब NCERT बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए तो गड़बड़ हो सकती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि RH नेगेटिव पर्सन विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी यस इफ इट कम इन एक्सपोजर विद RH पॉजिटिव ब्लड. ठीक है, अगेंस्ट द RH एंटीजन. और ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं ये कौन सी होती हैं? दीज आर anti-RH एंटीबॉडीज, जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती हैं, सिर्फ गलत ब्लड ग्रुप के कॉन्टैक्ट में आने पर ही बनती हैं. ठीक है, देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. ये तो RH ग्रुपिंग की बात हो गई. अब यहाँ से उन्होंने एक NCERT ने एक केस समझाया आपको, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी. मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. एक स्पेसिफिक कंडीशन है बच्चों, अगर वो कंडीशन हुई तो कई बार बेबी में एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. कहाँ लिखा है ये नाम आपकी NCERT में? ये रहा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. फिटालिस यानी फीटस, इरिथ्रोब्लास्ट RBCs के लिए आता है. RBCs से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है दिस इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन में होता है ये समझना, फिर हम NCERT से पढ़ेंगे कि अगर, वैसे तो इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से समझाया बट पहले मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे में समझा दूं. अगर मान लो, वैसे तो हम कह रहे हैं कि दुनिया में RH नेगेटिव लोग बहुत कम है, 20% है, बट अगर कोई फीमेल RH नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप और उसमें नेगेटिव हैं, तो उनको आगे जाकर प्रेगनेंसी में जो बेबीज होंगे उनमें एक डिसऑर्डर हो सकता है. कब? सिर्फ उस केस में जब मदर नेगेटिव है. जैसे मैं इसको ऐसे याद कराती हूँ बच्चों को कि भाई कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, हमारी मदर बहुत बड़ी सपोर्टर होती हैं हमारी, है ना. तो अगर मदर ही नेगेटिव हैं तो फिर बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है ना. तो ये डिसऑर्डर कब होगा? अगर मदर, फादर और मदर में से कौन? अगर मदर RH नेगेटिव हो, ठीक है, और फादर RH पॉजिटिव हो. अगर फादर भी RH नेगेटिव होते ना बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये डिसऑर्डर नहीं होता, क्योंकि फिर इनकी जेनेटिक्स में पॉजिटिव का फैक्टर ही नहीं होता, RH फैक्टर बनाने वाला जीन ही नहीं होता, तो वो हमेशा उनके बेबीज भी नेगेटिव होते. फादर भी नेगेटिव है, मदर भी नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फादर भी पॉजिटिव है, मदर भी पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और उसमें भी वाइस वर्सा नहीं. अगर फादर नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सिर्फ प्रॉब्लम कब होगी? जब मदर नेगेटिव है. तो बस याद रखो सिंपली कि मदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, इनकी मतलब इनका जो बेबी हुआ, ठीक है, एक मेल फीमेल जिनकी मैरिज हुआ और फिर उनका बेबी हुआ, तो अगर वो बेबी, ये मान लो फर्स्ट बेबी है, ठीक है, ये RH पॉजिटिव है, मदर कैसी है? नेगेटिव. अब भाई बेबी दोनों हो सकता है, बेबी में पॉजिटिव कंडीशन भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि ये सब एलील से डिसाइड होता है, तो डिपेंड करता है कौन सा एलील आ रहा है. तो अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो जो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो अगर नेगेटिव मदर में नेगेटिव बेबी बना तो कोई बात नहीं, सेम है तो चल जाएगा. लेकिन अगर नेगेटिव मदर में पॉजिटिव फीटस बन गया है तो आगे जाकर प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम आती है समझना. जो फर्स्ट फीटस है, इसको मैं पहले बेबी की जगह फीटस लिख रही हूँ, जो फर्स्ट फीटस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस डेवलप हो रहा है, अगर वो RH पॉजिटिव है तो इट्स सेफ. फर्स्ट फीटस तो क्या है बच्चों? सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, प्रॉब्लम होगी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी सब्सिक्वेंट अगर प्रेगनेंसी है तो सब्सिक्वेंट फीटस को प्रॉब्लम होगी. क्या प्रॉब्लम होगी देखना. एनी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में अगर दोबारा यही बात हुई कि पॉजिटिव और नेगेटिव का फीटस पॉजिटिव है, तो इस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी फीटस को एक डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. अब ये तो बड़ा सोचने वाली बात है
कि यार वही मदर हैं, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो फीटस में एक डिसऑर्डर हो गया, फर्स्ट को क्यों नहीं हुआ, और ऐसा क्या हुआ फर्स्ट के बाद कि सेकंड को वो डिसऑर्डर हो गया, यही तो हमें समझना है। तो देखो समझना कि एक्चुअली क्या था, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें जब फीटस डेवलप हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब डिलीवरी हुई ना, जब बर्थ हुआ उसका, तो बर्थ के दौरान कुछ एक ऐसी इम्यून रिएक्शन हुई मदर की बॉडी में, जिसकी वजह से अगर वो मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं, दोबारा कंसीव करती हैं, तो उनके फीटस में ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी और फीटस में ये डिसऑर्डर हो जाएगा। कैसे समझना, देखो इस डायग्राम को कि हम यहाँ पे इन्होंने आपको ये प्लेसेंटा दिखाया है, ठीक है, ये प्लेसेंटा में ये वाला साइड मैटरनल है, इधर मैटरनल लिखा है, ये मदर की आर्टरीज वेन्स वगैरह हैं, और इधर फीटस, अम्बिलिकल आपको पता है फीटस के लिए होता है, तो ये फीटल साइड दिखाया है। अब यू नो क्या कि कोई बच्चा ये तो नहीं सोचता कि है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसने पढ़ रखा है उसको अच्छे से पता होगा कि अगर मदर के यूट्रस में फीटस डेवलप हो रहा है, अगर एक मिनट, अगर हम कह रहे हैं कि ये मदर का यूट्रस है, ठीक है, और उसमें एक फीटस डेवलप हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, है ना, और हम कहते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर का जो ब्लड है वो फीटस को ब्लड सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट देता है, जो भी चीज़ें फीटस की बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए वो मदर के ब्लड से मिलती है। और फीटस खुद तो एक्सक्रीशन कर नहीं सकता, खुद तो यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता नहीं है, तो फीटस की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स किस में आ जाते हैं, मदर की बॉडी में आ जाते हैं। तो क्या ये जो एक्सचेंज होता है ये ब्लड का होता है क्या, कि मदर का ब्लड फीटस की बॉडी में चला गया और फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में आ गया? नेवर। ये जो एक्सचेंज होता है वो दोनों की ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। यानी अगर हम कहें कि यहाँ इस प्लेसेंटा में, समझाने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ, कि अगर हम कहें कि ये प्लेसेंटा वाला जोन है और इस प्लेसेंटा में ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं और ये फीटस की ब्लड वेसल्स हैं, तो कभी भी बच्चों ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होता, ब्लड तो अपनी अपनी वेसल्स में ही रहता है। ये मैटरनल ब्लड है कैपिलरीज में और ये फीटल ब्लड है अपनी कैपिलरीज में, सिर्फ इनके बीच में चीज़ों का एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ चली गई, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़न करके चले गए, हार्मोन्स, विटामिन्स, जो भी एक फीटस को चाहिए, और फीटस की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 वगैरह सब मदर के ब्लड में आती रहती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, सिर्फ कैपिलरीज पास होती हैं प्लेसेंटा में, जिसके थ्रू चीज़ों का एक्सचेंज होता रहता है। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि तुम सोचो ना, अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता फिर तो हमेशा हमारा ब्लड ग्रुप मदर के कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब फिर तो ये बात हो गई कि अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप O है तो उनका फीटस का ब्लड ग्रुप भी O होना चाहिए, फिर वही वाला होना चाहिए जो O के लिए कंपैटिबल है। क्योंकि अगर O ब्लड ग्रुप इसमें चला जाता और इसका ब्लड ग्रुप मान लो, चलो O नहीं, मान लो मदर का ब्लड ग्रुप A होता और फीटस का B होता, और ब्लड पूरा का पूरा फीटस की बॉडी में चला जाता, तो फिर फीटस की बॉडी में तो रिएक्शन हो जाती। फीटस का B ब्लड जब मदर के A ब्लड के साथ मिक्स होता तो मदर की बॉडी में भी रिएक्शन हो जाती, तो डेथ हो जाती। कैसे पॉसिबल था? तो ऐसा तो कभी नहीं होता। और हमारा ब्लड ग्रुप मदर के जैसा हो वो भी ज़रूरी नहीं है, हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो, ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली में दोनों ब्लड कभी कॉन्टैक्ट में ही नहीं आते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है? सिर्फ चीज़ों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ से RBCs यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ की RBCs यहाँ नहीं आ सकती, कैपिलरीज को RBC कांट क्रॉस, है ना। और रही बात एंटीबॉडीज़ की, हमारे ब्लड में क्या है, एक तो RBC की सरफेस पर एंटीजन्स हैं और एक प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि मैम एंटीबॉडीज़ कैन क्रॉस द प्लेसेंटा क्या? एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके इधर से उधर जा सकती हैं क्या? क्योंकि वो तो प्लाज्मा में डिजॉल्व प्रोटीन्स हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो 3 तरह की एंटीबॉडीज़ हमने सीखी, एंटी-A, एंटी-B और एंटी-RH, उसमें से एंटी-A एंड एंटी-B कांट क्रॉस द प्लेसेंटा। वो थोड़े बड़े साइज़ की एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो कभी भी कैपिलरीज को क्रॉस करके इधर से उधर नहीं जा सकती, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 2-3 एडिशनल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो डू रिमेंबर कि एंटीजन्स तो कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। एंटीजन्स जो कि RBCs की सरफेस पर हैं, नेवर क्रॉस द प्लेसेंटा। कैसे करेंगे? RBCs थोड़ी ना कूद के जाएंगी,
क्रॉस ही नहीं कर सकती वो कैपिलरीज को, है ना। और अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज अगेन कांट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि इनका साइज क्या है, बड़ा है। IgM टाइप की होती हैं ये, अब एंटीबॉडीज के टाइप में आता है, ठीक है। M वाली बहुत बड़ी हैवी होती है, दे कांट क्रॉस द प्लेसेंटा। लेकिन कौन सा टाइप की होती हैं ये, IgM टाइप की दोनों। लेकिन anti-RH एक ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा को, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा कम होता है। और अगर कम होता है साइज तो एक्चुअली ये IgG टाइप की होती हैं, IgG, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो जो सारी दिक्कत आएगी ना वो इन एंटीबॉडीज़ की वजह से आएगी। बट देखो नेचर कितनी समझदार है, नेचर ने नेचुरली इन एंटीबॉडीज़ को बनाया ही नहीं। तो अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड है भी दोनों का, तो जब तक आराम से प्रेगनेंसी चल रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मान लो हम कह रहे हैं कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप है, ये मदर को हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया है ना, हम कह रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और फीटस का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, और फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है, तो ये तो पॉजिटिव है तो इसमें तो वैसे भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ये नेगेटिव है पर नेगेटिव वाले में भी नेचुरली RH एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो कहीं भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, आराम से प्रेगनेंसी पूरी हो गई। अब जब डिलीवरी हुई तब क्या हुआ देखना, डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है बच्चों कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं ना फीटस को मदर से निकालने के लिए, यूट्रस से निकालने के लिए, ये देखो यहाँ पे जैसे कट लगा दिया मान लो, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है तो ब्लड वेसल्स भी कट हो जाती हैं, ठीक है, उन पे भी कट लगेगा, बट ऑफ इस पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स ही तो हैं और हैं ही क्या, तो उस दौरान क्या होता है, फीटस का थोड़ा सा ब्लड लीक करके मदर के यूट्रस के थ्रू, यूट्रस वॉल के थ्रू बॉडी में चला जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लड लीक करके कहाँ चला जाता है, मैटरनल ब्लड में चला जाता है। फीटल ब्लड विल एंटर इनटू मैटरनल ब्लड, ठीक है। उससे क्या होगा ज़रा सोचो और बताओ कि अगर हम कह रहे हैं इस डायग्राम में, इसको हम आगे ले लेते हैं, कि अगर हम कह रहे हैं इस कंडीशन में कि ये मैटरनल ब्लड है, ये फीटल ब्लड है ना, ये मैटरनल ब्लड है नेगेटिव और फीटल ब्लड है पॉजिटिव, समझने वाला केस है ये पूरा, ठीक है, तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। तो जब तक इनके बीच में प्लेसेंटा नाम का बैरियर था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं दोनों ब्लड में। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी क्या हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया ना, तो फीटस को जब निकाला तो फीटल का ब्लड थोड़ा सा मदर के ब्लड में चला गया, फीटल ब्लड लीक इनटू मदर्स ब्लड। फीटस का ब्लड कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, मदर का ब्लड कैसा है, नेगेटिव। क्या मदर का इम्यून सिस्टम फीटल ब्लड के मतलब फीटल ब्लड मदर की बॉडी में आ गया है ना, तो क्या मदर का इम्यून सिस्टम कुछ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। उसको तुरंत लगेगा यार ये तो फॉरेन एंटीजेंस आ गए, मैं तो पहचानता ही नहीं RH एंटीजेंस को। और मदर का इम्यून सिस्टम मदर की बॉडी में क्या बनाएगा, anti-RH एंटीबॉडीज़ बनाएगा, क्योंकि कौन आ गए हैं, RH एंटीजेंस आ गए हैं। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इनके जो RH एंटीजेंस हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो मदर में चले गए हैं। तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मदर का इम्यून सिस्टम यानी कि बी लिम्फोसाइट्स विल फॉर्म anti-RH एंटीबॉडीज़। क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर के ब्लड में anti-RH एंटीबॉडीज़ थी, बोलो फटाफट, नहीं थी। क्यों नहीं थी, यहाँ पर अगर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का टाइम है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर के ब्लड में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी, मदर्स ब्लड हैज़ नो anti-RH, क्योंकि नेचुरली ये प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर जब थोड़ा सा फीटल ब्लड लीक कर गया मदर के ब्लड में तो मदर के इम्यून सिस्टम ने anti-RH एंटीबॉडीज़ बना दी। पर पहले सोच के बताओ क्या इससे मदर को कोई नुकसान है, अगर मदर के ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज़ आ गई हैं तो क्या इससे मदर को कोई नुकसान है, सोचो ज़रा। मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव है, एंटीबॉडीज़ किस पर अटैक करेंगी, वो जो थोड़ी बहुत फीटल RBCs आई हैं उनको मार देंगी, काम खत्म,
कोई दिक्कत ही नहीं है, बचा लेगी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि मदर के ब्लड में अब एंटी RH एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की आदत है कि अगर एक बार कोई एंटीबॉडीज़ बना लेता है ना, तो हमेशा उन एंटीबॉडीज़ को थोड़ा सा स्टोर कर लेता है, मतलब उन एंटीबॉडीज़ को हमेशा ब्लड में रखता है कि अगली बार अगर कभी ऐसा एंटीजन आया ना तो तुरंत उस पर अटैक कर दूंगा। तो अब ये जो मदर हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर एंटी RH फ्री थी, अब इनके ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडीज़ घूम रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं थोड़े से अमाउंट में, बट हैं तो सही, ठीक है। तो अगर मदर ने दोबारा कंसीव किया तो देखो क्या होगा। अब मान लो कोई सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुई, तो सेकंड प्रेगनेंसी में हम देखें क्या होगा ज़रा। ये मदर का ब्लड है, वही नेगेटिव है मदर का ब्लड, तो और जो दूसरा फीटस है या तीसरा फीटस है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है दोबारा, तभी होगी प्रॉब्लम, वरना ये दूसरा वाला नेगेटिव होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, और सेकंड प्रेगनेंसी में हम कह रहे हैं कि मदर के ब्लड में वाई शेप की होती है एंटीबॉडीज़, तो मैं यहाँ पे वाई शेप बना देती हूँ। ये कौन घूम रहा है, एंटी RH एंटीबॉडीज घूम रही है, जो कब बनी थी, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर बनी थी। तो फर्स्ट फीटस को तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फीटस तो निकल चुका था मदर की बॉडी से। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में हम कह रहे हैं कि मदर्स ब्लड हैज एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है क्या। और क्या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंटी RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो हो गई क्या सारी गड़बड़। यहाँ से ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर करके फीटस के ब्लड में जाएंगी, और फीटस का ब्लड जो कि पॉजिटिव है वो एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक करेंगी क्या, RH एंटीबॉडीज़ RH एंटीजेंस पे तो अटैक करती हैं, तो फीटस की RBCs पर अटैक होने लगेगा। अभी तो फीटस ग्रो ही करना शुरू किया था, उसकी RBCs पर अटैक होना शुरू हो गया, तो फीटस की RBCs मरने लगेंगी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि फीटल स्टेज में RBCs को कौन बनाता है, लिवर एंड स्प्लीन। तो लिवर पे लोड पड़ेगा, सोचेगा यार RBCs की कमी हो रही है बॉडी में, और RBCs बनाओ, तो लिवर खूब सारी RBCs बनाने की कोशिश करेगा, और खूब सारी RBCs बनाने के चक्कर में वो RBCs इमेच्योर रह जाएंगी, मेच्योरेशन ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर RBCs का। तो इस केस में फीटस के ब्लड में RBCs तो होंगी, लेकिन मेच्योर RBCs नहीं होंगी, एरिथ्रोसाइट की जगह एरिथ्रोब्लास्ट ही होंगी वो, और वो फीटस की ग्रोथ पे अफेक्ट डालेंगे कि नहीं। जब मेच्योर ही नहीं हुई तो फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, प्रॉपर्ली काम नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से फीटस को जो डिसऑर्डर, जो रिएक्शंस होंगी बॉडी में, उसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट या कोई भी सेकेंड फीटस विल हैव, सेकेंड फीटस में क्या होगा, सेकेंड फीटस में ये जो RH एंटीबॉडीज आई हैं, इन सेकेंड फीटस एंटी RH अटैक ऑन RBCs एंड किल देम, जिसकी वजह से इस फीटस को एनीमिया की प्रॉब्लम रहेगी। लिवर कमज़ोर है तो जब बॉर्न होगा, या हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिवर में इन्फेक्शन हो जाए, जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और इन्हीं की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। आ गया क्या समझ में अच्छी तरह से। तो इस पूरे में मेजर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई बच्चों, इस पूरे कॉन्सेप्ट में, या चलो ये सेकेंड फीटस था, अब ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है ना, इसकी वजह से कई बार तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इस फीटस की डेथ हो जाती है, या कई बार बॉर्न भी हो जाता है अगर फीटस, तो वो बहुत वीक होता है, उसमें एनीमिया होता है, उसमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब मान लो थर्ड प्रेगनेंसी हुई, तो बताओ थर्ड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, सोच के बताना। थर्ड प्रेगनेंसी में भी ऐसा मत समझना कि मदर की ये जो एंटीबॉडीज़ थी सारी ख़त्म हो गई। एक बार अगर मदर के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बना ली तो ये एंटीबॉडीज़ हमेशा घूमती रहती हैं। तो थर्ड प्रेगनेंसी में भी है एंटीबॉडीज़, तो अगेन थर्ड फीटस भी अगर पॉजिटिव है तो फिर से ये फीटस की बॉडी में जाएंगी, ये सारी रिएक्शंस करेंगी, तो उसको भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर मदर नेगेटिव और फीटस पॉजिटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर मदर के ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटी RH, जो पहले से नहीं थी ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ बोथ ब्लड, और ये एंटीबॉडीज़ विल लीड टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस इन एनी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या।
मेडिकल साइंस का तो काम है डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट खोजना। तो इससे बचने के लिए क्या तरीका खोजा गया कि भाई सारी प्रॉब्लम शुरू कब हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर अगर हम कुछ ऐसा कर देते कि मदर का इम्यून सिस्टम इन एंटीबॉडीज़ को नहीं, इन एंटीजेंस को नहीं पहचानता और एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनाता, तो फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी सेफ होती। तो क्या करते हैं, अगर हमेशा जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ब्लड ग्रुप हमेशा चेक करते हैं। तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो जब बर्थ होता है चाइल्ड का तो उनको पहले से ही काउंसलिंग करके बता दिया जाता है कि भाई आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, और वो इंजेक्शन किसका होता है, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, विदिन 72 आवर्स वो इंजेक्शन लगाना होता है। उस इंजेक्शन में पता है क्या होती हैं, उस इंजेक्शन में ये होती हैं, ये anti-RH एंटीबॉडीज़ होती हैं। तुम कहोगे मैम ये क्यों दी, ये तो वैसे ही सारा गेम बिगाड़ रही हैं। तो anti-RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन क्यों दिया, क्योंकि समझना बच्चों, किसी भी इम्यून सिस्टम को एंटीजेंस को पहचान के एंटीबॉडीज़ बनाने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है। हम ये चाहते हैं कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो इन एंटीजेंस को डिटेक्ट ही ना कर पाए, और उसको डिटेक्ट करने से पहले ही हम इन RH एंटीजेंस को किल कर दें। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में anti-RH बना लिए और anti-RH का इंजेक्शन डिलीवरी के तुरंत बाद दे दिया। तो वो जो anti-RH हमने आर्टिफिशियली दिया है ना, वो क्या करेगा, जो मदर के ब्लड में RH एंटीजेंस आए हैं, फीटल RBCs आई हैं, उनको पहले ही किल कर देगा, इससे पहले कि इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज होता, इससे पहले कि मदर का इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट कर पाता, हमने anti-RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन देकर इन RH एंटीजेंस को किल कर दिया है। तो मदर का इम्यून सिस्टम कभी इनको पहचान ही नहीं पाएगा, अभी रहे नहीं ब्लड में, और मदर के खुद के बॉडी में anti-RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, तो आने वाली प्रेगनेंसी सेफ होंगी। ठीक है, तो सिंपली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को ट्रीट तो नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी anti-RH एंटीबॉडीज़ को मदर के बॉडी में इंजेक्ट करके, जिससे कि मदर का इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज ही ना हो पाए, पहले ही फीटल RBCs को मार दिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? तो देख लो फटाफट NCERT में क्या लिखा है, कि NCERT में लिखा है कि a special case of RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother नेगेटिव होनी चाहिए, with RH positive blood of the fetus। तुम खुद सोच के बताओ मुझे कि अगर ये वाली प्रेगनेंसी में मदर नेगेटिव और फीटस भी नेगेटिव होता तो दिक्कत आती क्या, एंटीबॉडीज चली भी जाती तो किसको मारती, एंटीजेंस थे ही नहीं। तो सारी प्रॉब्लम सिर्फ तभी आएगी जब नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फीटस हो। तो ठीक है, क्या होगा, RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान तो कभी दोनों ब्लड का एक्सपोजर होता ही नहीं है, as the two bloods are separated by the placenta. However, during the delivery, main culprit है इस समय, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the fetal blood। बहुत ज़्यादा fetal blood नहीं है, थोड़ा सा है, तो उस थोड़े से ब्लड ने क्या किया, in such case the mother starts, यानी मदर का इम्यून सिस्टम स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो अब उनके ब्लड में कौन घूम रहा है, अब उनके ब्लड में सर्क्यूलेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं जो पहले नहीं थी, anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं जो पहले नहीं थी। ठीक है क्या, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, नॉट ओनली सेकेंड थर्ड, कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में दीज RH एंटीबॉडीज़ है ना, इन्होंने RH एंटीबॉडी लिख दिया, वो anti-RH ही है। दीज RH एंटीबॉडीज क्या करेंगी, मदर के ब्लड से कहाँ चली जाएंगी, फीटस में चली जाएंगी, क्योंकि लिख देना, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये अकेली ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। anti-A anti-B कर सकती होती ना, तो हमेशा वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती फिर, तो इसलिए नेचर ने उनको तो नहीं बनाया ऐसा। ठीक है, यहाँ हो सकता है जो भी गड़बड़ हो गई रह गई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, बट नेगेटिव लोग वैसे ही 20% है, कम है। तो RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus and start to destroy the fetal RBC। अगेन मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बच्चों, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो प्रॉब्लम हो रही है वो फीटस को हो रही है। ठीक है, क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, फीटस की डेथ हो सकती है,
और could cause severe anemia and jaundice to the baby। अगर वो बॉर्न हो गया तो जनरली वो एनीमिया और जॉन्डिस के सिम्टम्स के साथ बॉर्न होता है, क्योंकि लिवर पर इफेक्ट आया और आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अगर इसको ट्रीट करना है, अवॉइड करना है इस कंडीशन को, तो एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पे इमीडिएटली का मतलब है लगभग विदिन 72 आवर्स ये इंजेक्शन देना होता है। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन बाद देंगे तो इमीडिएटली ही दे देते हैं वो, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर लिख देना, टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन ऑफ मदर्स इम्यून सिस्टम बाय फीटल आरबीसी, जिससे फीटल आरबीसीज मदर के इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज ही ना करें। समझ गए क्या बात? और मदर का इम्यून सिस्टम कभी उसके कांटेक्ट में ही नहीं आए फीटल आरबीसी के, कभी एंटीबॉडीज ही नहीं बनाएगा, तो अगली प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज होंगी नहीं, तो क्रॉस कहाँ से करेंगी। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको ये चार्ट बना के रखना पड़ेगा, डेफिनेटली आप 1-2 महीने बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। ठीक है, अगर आपने अभी ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, या जब रिवीजन करोगे तब आपको याद नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आप जैसा मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही चार्ट फॉर्म में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी दिखाया है कि ये फीटल ब्लड लीक कर गया, येलो वाली फीटस की है, ये मदर का ब्लड है, तो मदर के ब्लड में ये जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट, इन्होंने वाई शेप की एंटीबॉडी बना दी। अब ये एंटीबॉडीज घूम रही हैं, तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, फीटस RH पॉजिटिव है, ये कहाँ आ गई, फीटस के ब्लड में दिख रही हैं आती हुई, और फीटस की आरबीसीज पर अटैक करेंगी, तो फीटस की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। डन, समझ में आया? तो इंटरेस्टिंग था ना ये ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ हमारा ब्लड वाला टॉपिक भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड तो हमने पहले पढ़ ही लिया था। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ, और फिर हम आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर में हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह कवर करेंगे। ठीक है, जो आज हमने इतनी मेहनत से पढ़ा, इसको साथ के साथ आपको बनाने हैं नोट्स, रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना और बताना कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर आया तो ज़रूर से कमेंट्स करना। ओके, गुड बाय।